हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 1 को फिनिश किया था एंड वी हैड ऑल्सो कवर्ड द आरटीपी फॉर द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स मई 2020 एंड नवंबर 2019. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो तो हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, 5 एंड 6 हमने ये 5 चैप्टर्स को फिनिश कर दिया है. आज एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3. काफ़ी इजी सा चैप्टर है ये, और आपने जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा है उससे काफ़ी हद तक ये कनेक्टेड है. कुछ टॉपिक्स इसके ऐसे जो हमने ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर ख़त्म कर दिया. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर. रादर मैं बोलूँगा आपके लिए एक तरीके से ये रिविजन जैसा हो जाएगा, या आप ऐसे समझो जो अभी तक आपने पढ़ा उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स का ये सुपरलेटिव आपका बन जाता है और उसका थोड़ा स्पेशलाइज्ड वर्जन होगा. जैसे आपने विजन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, ये सारे टर्म्स हम बार बार सुनते हुए आ रहे हैं. अब यहाँ पर क्या होगा, इस चैप्टर में ये सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे जिसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और लास्ट में ये एक चैप्टर का एंड हो जाएगा जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. वैसे तो पूरा चैप्टर ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पे है, बट इसके अंदर भी अगर आप देखो तो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं. सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो आई वोंट से अ लॉट टू नो, अ लॉट टू लर्न, बट बेसिक्स एटलीस्ट जितना अपन ने पढ़ा. एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर बताओ तो दिस इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और इसका वेटेज अगर मैं आपको दूँ तो मुझे लगता है एटलीस्ट मिनिमम 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पक्का इससे मिलेगा. एंड जब 5 मार्क्स का आता है तो आप चेक करो आपका ऑलमोस्ट वेटेज इसका कितना हो गया, 10% हो गया, राइट. सो ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का आपको इससे मिलेगा. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे. इसके बाद में अपने पास 2 चैप्टर्स रहेंगे, चैप्टर 7, चैप्टर 8. ये दोनों थोड़े से टेक्निकल है. ये लास्ट आपका एक ऐसा चैप्टर होगा एसएम का जो आपके लिए बिल्कुल केक वॉक रहेगा, इजी सा, जिसमें आपको ऐसा लगेगा अरे सर क्या मतलब बोर हो गए, तो वापस पढ़ पढ़ के हम बोर हो चुके हैं. ये देखो जैसे स्ट्रेटेजिक, इंटेंट, विजन आप जैसे देख रहे हो ये सब चीज़. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी चैप्टर ये वाला. But once this chapter is done, then we'll be left with only these 2 chapters, that is chapter 7 and chapter 8. Chapter 7, chapter 8 को हिट करने के पहले अगेन मैं आपको जैसे जैसे थर्ड चैप्टर फिनिश हो जाता है तो हम पुराने आरटीपीज को फिर से वापस उठाएंगे एंड पास पेपर्स को चेक करेंगे, एंड ऑल्सो आईपीसीसी वाले चैप्टर्स को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अनदर थिंग, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट शीट भी दिया था. इफ़ यू रिमेंबर व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट शीट भेजा था, राइट. सो हैव यू सॉल्व दैट असाइनमेंट शीट? उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने कुछ असाइनमेंट शीट्स जो दिया था, हैव यू सॉल्व्ड? और आपको उसमें से क्वेश्चंस लग रहे थे वैरायटी पूरा? आई थिंक चैप्टर 1 का मैंने आपको भेजा है, और चैप्टर 4, 5, 6 एंड आई थिंक 3 का भी 2 का भी मैंने आपको दे दिया था. तो आप उन चैप्टर्स को, चलो गुड, अगर आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो तो आई एम वेरी श्योर यू विल बी गेटिंग सम confidence there, and feel free to send your answers to me so that I can check. हर्ष आई थिंक आप चेक करो, ग्रुप में मैंने भेजा था उसको, तो आप चेक कर लेना वापस से, राइट. सो एनीवे, सर केस स्टडी का कितना परसेंट होता है आने का? कोई ऐसा स्कोप हम बता नहीं सकते कि केस स्टडी का क्या परसेंटेज रहेगा. जनरली अगर आप पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर्स को देखो तो कोई आपको ऐसा सेट पैटर्न दिख नहीं रहा है. मतलब आप कोई भी पिछले 4 अटेम्प्ट का पेपर उठा के देखो, द स्टैंडर्ड इज़ नॉट, इट्स, दे डोंट हैव अ सेट स्टैंडर्ड. तो आप देखो ये आपका मई 18 का पेपर है, ये नवंबर वाला हो गया. तो आप देखो यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे पूछे हुए थे, ठीक है. फिर देखो इनकरेक्ट करेक्ट ये वाला क्वेश्चन भी आ गया. फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गए 10 मार्क्स, और फिर ऐसे. फिर देखो यहाँ पर एक ऐसे 7 and 3 मार्क्स का भी पेपर है. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मई 2018. यही अगर आप नवंबर 18 देखो तो फिर वहाँ पर पेपर पैटर्न में चेंज आ गया. देखो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, फिर ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट आ गया, ये 2 5 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे, और ये. सो आप देखो नवंबर 18, मई 18 पेपर फॉर्मेट सेम. अब इसके हिसाब से अगर किसी ने मई 19 देखा तो देखो मई 19 में 5 मार्क्स का ये केस स्टडी. फिर आप देखो ये इस तरह से, इस बार नो करेक्ट इनकरेक्ट, नो शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले कुछ भी नहीं पूछा. तो ये पेपर का पैटर्न फिर चेंज हो गया. बट स्टिल आप अगर देखो तो यहाँ पर एक 5 मार्क का केस स्टडी आपको दिया है, बाकी सब आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और इसको कमेंट वाला जो एनालिटिकल क्वेश्चन आता है. सो दिस इज देयर. फिर अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला पेपर, सो दिस इज नवंबर,
तो नवंबर वाले में देखो फिर से पेपर पैटर्न चेंज, मतलब वही पुराने की तरह यहाँ पर दिया, बट इस बार 7 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं, ऑल क्वेश्चंस आर फॉर 5 मार्क्स. सो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द सिनेरियो. दे में आस्क यू अ 7 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन, वेटेज इस तरह से हो सकता है, या फिर आपको वो केस स्टडीज़ पूछ सकते हैं. अब केस स्टडीज़ का वेटेज हो सकता है कल को आपके अटेम्प्ट में वो 15 मार्क का कर दे, 5 मार्क के 3 केस स्टडी पूछ ले. सो वी डोंट नो, इसीलिए मैं आपको हर तरीके से प्रिपेयर करवा रहा हूँ. वी ऑल्सो डोंट नो इसमें उठाकर वो MCQ दे दे आपको, राइट. सो वी डोंट नो क्या पेपर पैटर्न रहेगा. तो हम क्या करते हैं, हम सब प्रिपेयर कर लेते हैं. हम इसीलिए MCQ को भी सॉल्व करते हैं, बिकॉज आप देखो आपके रिविजनरी टेस्ट पेपर में MCQs है, तो हम RTP से के हिसाब से MCQ भी सॉल्व कर लेंगे, हम ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, हम कमेंट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको तो सॉल्व करना ही है. हम इसके अलावा केस स्टडीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वी कैन डू, दैट वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल. मतलब आप इस तरह से तैयारी कर लो कि कल को आपका 50 मार्क का पूरा MCQ आ जाए तो भी आप घबराओ नहीं, 50 मार्क पूरा केस स्टडी आ जाए तो भी आप नहीं घबराओ, 50 मार्क ट्रू फॉल्स आ जाए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और 50 मार्क कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड या कमेंट वाले क्वेश्चन आए तो भी आपको तैयार रहना है हर तरीके से. बिकॉज प्रॉब्लम वो होगा व्हेन यू विल बी एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड समथिंग एल्स कम्स, तो हम वैसा चांस लेंगे नहीं. विल वर्क आवर बेस्ट एंड विल गिव आवर बेस्ट, राइट. सो दिस इज हाउ. चलिए फिर विद दैट वी स्टार्ट विथ, यू आर वेलकम. सो विद दैट वी स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर. और आप देखो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स, देखो ये अपने को चैप्टर में पूरा टर्म पढ़ना है. तो आप देखो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, अगेन शॉर्ट 5 मार्क क्वेश्चन आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का मिल सकता है. फिर एक ये आ जाता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, और इस स्ट्रेटेजिक इंटेंट में आप ये देखिए मिशन, विजन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल, ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. बिजनेस मॉडल के ऊपर फिर से क्वेश्चन कई बार आ जाता है. फिर आप ये देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट आप जब इसको देखोगे तो विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. एंड देन यू हैव स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. सो ये आपका ओवरऑल पूरा चैप्टर है जो हमें यहाँ पर पढ़ना है. ओके इसके अलावा आप देखो इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. यू विल बी एबल टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, you will also understand or learn the concept of strategic decision making, you will also understand the concept of strategic intent and vision, and have the knowledge of different stages of strategic management process. This I was saying, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी कर चुके हैं, वो ये वाला पार्ट है आपका बेसिक नॉलेज. मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से अगर क्वेश्चन आएगा तो कोई हाई फंडा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा. अगर वो डिटेल में क्वेश्चन कोई पूछेंगे, बिकॉज क्या बता रही, यू विल बी एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट विजन. तो ये थोड़ा सा डिटेल में आपको वो पूछ सकते हैं, और ये तो ऑब्वियसली आपका है ही. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विथ दिस. तो देखो यहाँ पर आपको वो बता रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, राइट. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में वो क्या बता रहा है, दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दैट कल्मिनेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, राइट. कल्मिनेट्स का क्या मतलब होगा, कल्मिनेट, डेवलप, राइट. कल्मिनेट का मतलब डेवलप, कोई चीज़ तैयार होना, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कल्मिनेट, ठीक है. फिर आप देखो द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग is tested by the efficacy of the strategy finally forged by the firm. The ultimate question is whether strategy formulated are appropriated one or not, and whether it would take the firm to its objective or not. Because आप देखो जो भी कंपनी का स्ट्रैटेजी बनता है that is what, that is objective oriented, goal oriented, correct. जो भी आपके स्ट्रैटेजी होते हैं. So corporate strategy is the game plan that actually stirs the firm towards the success, and the degree of aptness of this game plan decides the extent of the firm's success, and that is why the formulation of a corporate strategy forms the crux of the strategic planning. ये देख लेना, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. Why formulation of corporate strategy forms the crux of strategic management process. कमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो इसके लिए आप आंसर यही रखोगे, ये वाला पॉइंट, दैट जो भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनता है, वट एवर स्ट्रैटेजी इज फॉर्म, इट इज़ गोल ओरिएंटेड. और यहाँ पर जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होगा, ये आपका मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी गुड और नॉट, बिकॉज फॉर्मुलेशन का काम यहीं पर होगा इसीलिए. एंड द डिग्री ऑफ एप्टनेस ऑफ दिस गेम डिसाइड्स द एक्सटेंट ऑफ द फर्म सक्सेस. तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है वही डिसाइड करता है कि फर्म का सक्सेस कितना अच्छा रहेगा, इसके हिसाब से वर्क होता है, राइट. सो ये एक आपका प्रोफेशन है. अब देखिए एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया. अगेन आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे क्वेश्चन पूछा जाएगा. इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ बेसिक क्वेश्चन. वो भी आया तो आया, नहीं तो मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा. तो देखो
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को स्टार्ट करने के पहले इन्होंने जस्ट प्लानिंग को बताया, दैट प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन इन फ्यूचर एंड जनरेटिंग द ब्लूप्रिंट्स फॉर द एक्शन. सिंपल. प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग what needs to be done in future and generating the blueprints for the action. Last class में हमने किया था planning. Then good planning is an important constitute of the good management and planning involves determination of the course of action. Very important. Planning involves determination of the course of action to attain the predetermined objective. It brings the gap between where we want to go and where we are and where we want to go. So if you remember, आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो मैंने प्रोसेस बताया था BME-C याद आ रहा है? तो BME-C के अंदर जो B और E था, मतलब ये दोनों यही तो था कि where we are and where we want to go. So planning is always what? It is always future oriented. Now planning can be strategic or it could be operational. So strategic plans जो होंगे वो कौन बनाएगा? It is made by the senior level management or the corporate level management. So the strategic plans are made by the senior management for the entire organization after taking into account the organization's strength and weakness in light of the opportunities and threats which are there in the external environment. अब इसमें क्या आ सकते हैं? It involves, जो strategic planning होगा, it involves what? ये देखो, ये आपका second point. See, this is your first point. What is strategic planning all about? And this is going to be your second point. कि इसमें क्या involve होता है? They involve acquisition and allocation of resources for the attainment of the organizational objective. अगर आपको याद हो, शुरू में जब हमने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को पढ़ा था तो उसमें यही तो डिसाइड किया हुआ था ना कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कौन से फंक्शनल बिजनेस लेवल मैनेजर को कितना पैसा देना है, क्या करना है, क्या रिसोर्सेज उसको दिए जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर वो वर्क करेगा. तो ये जाता है. लेकिन जो ऑपरेशनल लेवल होगा वो एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा? दिस इज डन बाय, सो आप ये देखो, operational plans on the other hand are made by the middle level or the lower level management, which is again business level and the functional level, right? So they specify the details on how the resources are to be utilized efficiently for the attainment of the objectives. तो simple देखो, corporate level यहाँ पर क्या करता है, वो strategic plans बनाता है और वो strategic plans किसके हिसाब से बनाएगा? Taking into consideration SWOT, और दिस इज़ फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन. और इसमें मेजर इनका क्या रहेगा? रिसोर्स एलोकेशन. ऑन दी अदर हैंड अगर आप बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल को देखोगे तो ये कौन से बनाते हैं? ये बनाते हैं ऑपरेशनल प्लान्स. और यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना. इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो competitive advantage. Their objective is to get competitive advantage. तो ये एक आपका शॉर्ट यहाँ पर टर्म आ गया. Now strategic planning में क्या आ गया? आप ये देखिए, strategic planning is a process of determining the objectives of the firm, resources required and to attain these objectives and formulation of the policies that govern the acquisition, usage and disposition of the resources. It involves in fact interactive and overlapping decisions. Why interactive and overlapping decisions? ये एक आपको क्वेश्चन में कमेंट में मिल सकता है. डेवलपमेंट ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म. व्हाई दिस? ऐसा क्यों होता है कि इंटरैक्टिव एंड ओवरलैपिंग डिसीजन होगा? क्या इन दोनों का रीजन आप बता सकते हो? इसको मैं स्लाइड में लिख देता हूं. व्हाई इंटरैक्टिव and why overlapping? Why interactive and why overlapping? आप मुझे बताओ. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट करता है, उसको इंटरैक्टिव क्यों रहना पड़ेगा एंड क्यों ओवरलैपिंग डिसीजंस होंगे? ओके ओके, चेंजेस होते रहते हैं इसलिए इंटरैक्टिव रहना पड़ता है. मेजर चीज़ ये है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस के हिसाब से आपको फिर ऑटोमेटिकली आपके जो स्ट्रैटेजीज होते हैं वो चेंज होते रहेंगे विद द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट.
यू ब्रिंग चेंजेस इन द स्ट्रैटेजी। और इंटरैक्टिव क्यों? बिकॉज कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट अकेले डिसीजन नहीं लेते, मतलब वैसे तो डिसीजन ये लेते हैं बट दे इंटरैक्ट विद द टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, वन इज द फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट एंड द अदर इज द बिजनेस लेवल मैनेजमेंट। यहाँ से आपको क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। रिमेंबर आपने चेक किया था फंक्शनल लेवल इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज ये कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सो दे आर द एट ग्राउंड लेवल। ये सारे टर्म्स आपको चैप्टर 6 में मिले थे। सो दैट्स द रीज़न कॉर्पोरेट लेवल जब कोई स्ट्रैटेजी बनाता है तो इनके साथ इंटरैक्ट करता है, बिकॉज दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विच लेटर बिकम द बेसिस फॉर डेवलपिंग द स्ट्रैटेजी। सूरज ने यहाँ पे लिखा है, सर आपने जो लिंक दिया था उसमें मॉड्यूल एंड पास्ट क्वेश्चन के पेपर का स्लाइड्स नहीं है जो नोट करते हैं। ठीक है, मैं आज फिर से सारे स्लाइड्स का लिंक तैयार करके मैं ग्रुप में फिर से डाल दूंगा अलॉन्ग विद द क्लास लिंक। मैं ये पूरा डाल दूंगा, तो आप मेरी तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज को स्टार करके रखना, उसमें सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ये देख लो। फिर आप देखिए फर्दर यहाँ पे तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग determines where an organization is going over the next year and more, and next year or more, and the ways for going there, right? The process is organization wide and focused on the, ये देखो the process is what, it is organization wide, इसीलिए आपको यहाँ पर communicate करके रखना पड़ता है, and focused on the major functions such as division और other major functions। तो जो मैंने आपको बताया था division से आपका strategic business unit आ गया, business unit तो मतलब business level managers, and major functions के अंदर आपके functional level managers आ गए। इसके अलावा strategic uncertainty मतलब dealing with the uncertainty, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो चेंजेस लेकर आता है। तो देखो टिपिकल एक्सटर्नल एनालिसिस विल इमर्ज विथ डजन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज, ठीक है, एंड टू बी मैनेजेबल दे नीड टू बी ग्रुप्ड इन लॉजिकल क्लस्टर्स और थीम्स। सो इसका क्या मतलब हो गया कि एक जैसे जो आपके फैक्टर्स हैं उन सबको आप कैसे स्प्लिट करते हो? जैसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ऑपरेशनल अनसर्टेनिटी, राइट, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, तो उन सबको आप एक ब्लॉक में डालते हो। जो सिमिलर आपके अनसर्टेनिटीज उनको आप एक ही ब्लॉक में डालते हो और वहाँ से फिर आप क्या करते हो? फर्दर स्ट्रैटेजी बनाते हो। सो इट इज़ देन यूजफुल टू असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच क्लस्टर इन ऑर्डर टू सेट प्रायोरिटीज with respect to the information gathering and analysis. So this is fine. So sometimes strategic uncertainty is represented by a future trend or an event that has inherent unpredictability. Simple. Strategic uncertainty is represented by a future trend or event that has inherent unpredictability. चलो आज इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आज की डेट में आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है। टुडे इज 24 जुलाई। कैन एनीवन टेल मी आज ग्लैमर इंडस्ट्री में कोई एक मेजर इवेंट है बॉलीवुड? आज मूवी आ रही है किसकी? सुशांत सिंह राजपूत, राइट राइट। सो दिल बेचारा, यस। सो सुशांत सिंह राजपूत की मूवी आ रही है और वो मूवी आ रही है किसके ऊपर? OTT प्लेटफॉर्म पे। और आप आज की डेट में अगर चेक करो, जब से लॉकडाउन हुआ है सारे मूवीज़ OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने लग रहे हैं। एंड आई थिंक द प्रोड्यूसर्स हैव गॉट 45 करोड़ रुपीज़ आज। खुराना के लिए रिलीज हुई थी ना सर? हाँ, आयुष्मान खुराना की भी मूवी रिलीज़ हुई थी, उसके लिए भी OTT प्लेटफॉर्म हैड पेड। आई थिंक अक्षय कुमार की एक और मूवी आ रही है, उसके लिए 105 लक्ष्मी बॉम्ब, तो उसके लिए शायद 105 करोड़ या 145 करोड़ कुछ तो ऐसा अमाउंट है दैट इज़ बीइंग पेड बाय द OTT प्लेटफॉर्म टू द प्रोड्यूसर्स। आप मुझे बताओ कोविड-19 के बाद कौन सा इंडस्ट्री है जो बेचारा थोड़ा डाउन में चला जाएगा? द थिएटर इंडस्ट्री। आप देखो, हाँ सिनेमा, आप देखो आइनॉक्स के जो शेयर्स हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इरोस आइनॉक्स के जो शेयर्स हैं, आप इसके अलावा चेक करो PVR, इसके शेयर्स नीचे गिरे हुए हैं। क्यों यहाँ पर गिरे हुए? बिकॉज द वे OTT प्लेटफॉर्म इज टेकिंग ओवर, ये आपका क्या कर रहा है? दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी ना। तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि मूवी, इनफैक्ट जब रिलायंस ने लास्ट ईयर AGM पे बोला था कि हम घर पे डायरेक्ट मूवी को रिलीज करेंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो घर पर रिलीज करेंगे तो लोगों ने एक बार बोला था ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं होगा PVR वगैरह। बट आज की डेट में आप देखो इट इज़ बिकमिंग अ रियलिटी। वाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी।
राइट। सो ये आपका फ्यूचर ट्रेंड है। तो आने वाले टाइम पे यही होने वाला है कि वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा कि मूवी थिएटर में जाकर कोई नहीं देखेगा, मतलब ये तो नहीं बोलता हूँ कोई नहीं देखेगा, बट बहुत कम लोग होंगे, लोग एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पर जाएंगे। सो मूवी थिएटर पे अब वही मूवीज़ रिलीज़ होगी या वही मूवी थिएटर में उनका फुटफॉल होगा जिसमें एनिमेशंस हो, इफ़ेक्ट्स हो, उन सब के लिए। नॉर्मल अगर कोई रोम कॉम मूवी है, कॉमेडी मूवी है, हाँ, तो वो सब मूवीज़ के लिए आप कोई मतलब घर पे ही बैठ कर देखे, कोई कॉमेडी मूवी अगर रिलीज़ हो रही है तो उसके लिए कोई भी हॉल में नहीं जाएगा क्योंकि उसमें इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई हॉरर मूवी है, मूवी लाइक एवेटार, ठीक है, तो उस टाइप का अगर कोई मूवी होता है, किसी को वो एक्सपीरियंस चाहिए तो आप मूवी हॉल में जाओगे, नहीं तो आप आराम से घर पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलैक्स्ड मूड पे आप देखोगे, राइट। सो ये देखो सस्ता पड़ेगा, फैमिली के साथ देख सकते हैं, सस्ता फैमिली के साथ पड़ेगा, देख के अपन। बिल्कुल। सो सस्ता पड़ेगा, आप घर पे अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। पॉपकॉर्न भी 10 रुपए में बन जाएगा, एक्टिव पॉपकॉर्न का पैकेट घर पे कुकर में बना और मस्त तैयार होता है। सो अब देखो ये क्या हो गया, दिस इज अ फ्यूचर ट्रेंड। तो ये क्या बन गया आपके लिए, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी है, राइट। और आप मुझे बताओ क्या पीवीआर ने इसको प्रेडिक्ट कर लिया था? वॉज पीवीआर एबल टू प्रेडिक्ट दिस? आंसर इज नो, आंसर इज नो। पीवीआर को ये था कि मूवी के लिए हम लोग वी विल बी, हमें हटा नहीं सकता कोई, मतलब पीवीआर और आइनॉक्स का ऑलमोस्ट ये था। मैं ये नहीं बोलूँगा इनका घमंड था, बट दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि ऑब्वियसली मूवी थिएटर्स कैसे बिजनेस, और आज हम भी नहीं सोच सकते। 6 महीने पहले अगर हमसे किसी ने पूछा होता कि क्या आपको लगता है ये पीवीआर आइनॉक्स ये मूवी थिएटर का ज़माना चला जाएगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों को नहीं पता था कि इतना राइज हमें मिलेगा, नेटफ्लिक्स को खुद को नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें पब्लिक से मिलेगा, बट ये हुआ। सो ये आ जाता है आपका स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। सो यू कैन राइट this example also that due to COVID, rise in the OTT platform and fall in the footfall for the movie theaters, ये आपका यहाँ पर एक strategic uncertainty आ गया। and it is what it is future oriented and there are certain events which are unpredictable, ये आप सोच नहीं सकते हो। so ये आपका strategic uncertainty है। even your election result, आप बता सकते हो डोनाल्ड ट्रंप वापस आएगा कि नहीं आएगा, we don't know, we don't know whether he is going to come back or not। so ये आपका क्या हो गया, strategic uncertainty। फिर आप देखिए information gathering and analysis, additional analysis will not be able to reduce the uncertainty because obvious सा बात है ना, वो unpredictable है, तो हमें पता ही नहीं कि उसमें फिर कैसे वो information आएगा। so in that case, in this case the scenario analysis can be employed यहाँ पर। now scenario analysis क्या होता है, again 2 mark अगेन अ 2 मार्क क्वेश्चन, सिनेरियो एनालिसिस, जिसमें आप क्या बोलोगे दैट सिनेरियो एनालिसिस बेसिकली एक्सेप्ट्स द अनसर्टेनिटी एज गिवन and uses it to drive the description of 2 or more future scenarios. So strategies are then developed for each. One outcome could be decision to create an organization and strategic flexibility so that the business context changes, the strategy will adapt. Simple scenario analysis में जो हुआ सो हुआ, अब क्या, इसको बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा, इसको हम बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। आप देखो ये एग्जैक्टली यहाँ पर जो ये रेड बॉक्स में मैंने कंटेंट को डाला, आप चेक करो यही बता रहा है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, राइट। अब क्या कर सकते हैं उसके ऊपर आ जाएगा। द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, सो इम्पैक्ट ऑफ the elements of strategic uncertainty provides potential trends or events that could have impact on the present, proposed and even potential business। तो एक एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है, a trend towards the natural flood for natural food may present opportunities for the juices and for the firm producing aerated drinks on the basis of strategic uncertainty। ठीक है, तो अगेन आया ना, अचानक से नेचुरल फूड के टुवर्ड्स अगर ट्रेंड आ गया तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गया। किन के लिए, जो ऑलरेडी अभी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे, एरिएटेड मतलब वो जो कोको कोला पेप्सी, इनके लिए क्या बन गया। सो ये अनसर्टेनिटी है। तो सिनेरियो एनालिसिस, अब क्या, आप देखो बहुत सारे एफएमसीजी कंपनीज ने जो पहले सैनिटाइज़र नहीं बनाते थे, उन्होंने क्या कर दिया, सिनेरियो एनालिसिस किया, और सिनेरियो एनालिसिस करके उन्होंने क्या बना दिया यहाँ पर कि अब अचानक से हम भी सैनिटाइज़र बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अचानक से डिमांड ज़्यादा हो गया। जो पहले हैंड वॉश नहीं बनाते थे, वो लिक्विड हैंड वॉश, अब वो भी बनाने लग गए, क्यों, अचानक से डिमांड दिखने लग गया। तो दिस इज सिनेरियो एनालिसिस, राइट। आप देखो रिलायंस जियो ने, रिलायंस जियो बता रहा हूँ, रिलायंस ने जियो जो अपना रिटेल था, रिलायंस रिटेल था, वो तो सही था, अचानक से उन्होंने जियो मार्ट को शुरू किया ना। टेक्निकली इफ आई टेल यू, जियो मार्ट इज़ नॉट रेडी,
इनका जो लॉजिस्टिक्स है और जो पूरा मैनेजमेंट है, जियो मार्ट इज़ नॉट रेडी टू हिट द मार्केट। ये अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज उनका मैनेजमेंट अभी बहुत ही ज़्यादा खराब है, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर गोइंग टू फाइंड दैट देयर आर लॉट ऑफ डिलेज इन द ऑर्डर्स ऑफ जियो मार्ट। प्लस अगर आप रिलायंस के रिटेल स्टोर में जाओ तो वहाँ आपको कस्टमर से ज़्यादा जियो मार्ट के एम्प्लॉयज़ मिलेंगे जो ऑनलाइन ऑर्डर्स को गैदर कर रहे हैं। सो ऑल द ट्रॉलीज आर ऑक्यूपाइड। येस्टरडे आई वेंट, सो आई सॉ व्हाट काइंड ऑफ chaos इट वाज। तो वहाँ पर यही सिनेरियो आ रहा था कि जियो मार्ट ने क्या, मतलब रिलायंस ने क्या कर दिया, जियो मार्ट को जल्दीबाजी में स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने इसको डेवलप नहीं किया प्रॉपर। मतलब ये था कि चलो अचानक से लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो हमें शुरू करना है, तो इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये वाला चीज़ आ जाता है सिनेरियो एनालिसिस करके, बट अगेन उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं किया। आइडिया बहुत अच्छा है कि जियो मार्ट शुरू कर दो, तो अगर मेरे घर के सामने रिलायंस मॉल है बट आई नॉट गो टू रिलायंस मॉल इफ आई can get goods delivered from JioMart easily, but the problem is it is not easy, it gets delayed and all. So यहाँ पर वो वर्क नहीं करा बराबर, तो इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड। सो अगेन ये आ जाता है आपका इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। देन द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी विल डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्पैक्टेड एसबीओ टू द फर्म। तो जिस भी एसबीओ पे आपका कोई भी जो जो भी अनसर्टेनिटी आया उसका पूरे फॉर्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, जिस भी एसबीओ। देखो एक फॉर्म के अंदर बहुत सारे एसबीओज हैं, ठीक है। तो अगर आज आईटीसी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, उनके आईटी सेक्टर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आए तो आईटीसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अचानक से आपको पता चले कि उनके होटल बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो गया, या आईटीसी के टबैको बिजनेस के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, या एफएमसीजी के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, वैसे ही आईटीसी के शेयर प्राइस में ऊपर नीचे होने लग जाता है, राइट। डॉलर ऊपर नीचे हो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अचानक से आप अगर देखते हो टबैको के ऊपर जीएसटी बढ़ गया, एक्साइज पहले जैसे था एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते थे, तो टबैको के ऊपर जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज़ आता आप देखो आईटीसी का शेयर प्राइस गिर जाता। इनफैक्ट 2014 में जब डॉक्टर हर्षवर्धन को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था, सिर्फ उनके नाम से आईटीसी का शेयर प्राइस क्रैश किया था। क्यों? बोला क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो टबैको के ऊपर क्या करेंगे, काफ़ी सारे बैन्स एंड ये सब लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम। एफएमसीजी में आप देखो जैसे ही बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स हिट हुए आईटीसी का शेयर प्राइस में प्रेशर आ गया। क्यों? बोले यार एफएमसीजी में इनको टक्कर देने के लिए यू हैव रिलायंस, अपना बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स है। तो आप ये देखो ये इम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन आईटी बिजनेस से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके गारमेंट बिजनेस से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं बोलूँगा, इट डज़ नॉट हैव अ इम्पैक्ट एट ऑल, बट उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना होटल, एफएमसीजी और टबैको बिजनेस से आईटीसी को इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल्सो देयर। Then some of the SBOs are important than the others. So that's what I said here. So the importance of established SBO may be indicated by their associated sales, profit and cost. क्योंकि ज़्यादातर रेवेन्यू जो है ITC का वो इसी के ऊपर आता है, majority, right? However, such measures might be needed to supplement the for the potential growth as well as present sale, profit or cost may not reflect its true value. फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। आप लोगों को AS17 हो गया, सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या आप लोगों ने सेगमेंट रिपोर्टिंग कर लिया? नहीं? अच्छा, एएस अभी तक चालू ही नहीं हुआ। ओके, अगस्त में स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पे। तो आप ये देखो, ये आईटीसी के देखो मेजर 5 सेगमेंट्स इन्होंने बताया, 13 बिजनेसेस इन 5 सेगमेंट। तो ये जो 5 सेगमेंट वो बता रहा है ना, दिस इज देयर एसबीओ, ये इनके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हो गए। और इसमें देखो ये क्या बता रहे हैं, एफएमसीजी, पेपर बोर्ड पैकेजिंग, होटल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एग्री बिजनेस, ठीक है। तो इसमें देखो ये एग्री बिजनेस में इनका ई चौपाल आ गया, जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। फिर आप देखो, आप आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, इट इज़ गुड लर्निंग, वेरी 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 गुड लर्निंग। अब आप देखो ये यहाँ पर बता रहे कि कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग, ये सब बताया इन्होंने। यहाँ पे ई चौपाल क्या बेनिफिट इन्होंने प्रोवाइड किया, राइट। फिर ये कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो देखो ये प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि किसका क्या रहेगा, इनका ब्रांड्स। तो ये देखो आशीर्वाद, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ये देखो आईटीसी's डाइवर्स पोर्टफोलियो, तो ये देखो ये इतने सारे, ये एफएमसीजी के इसके इतने सारे पोर्टफोलियोज है। सो ऑल दैट, यस, सेवलॉन वाज अक्वायर्ड बाय आईटीसी। हाँ, मैं ये एक एक्विजिशन का आपसे मैंने शायद पिछले किसी में भी डिस्कस किया था। दिस इज रिसेंटली अक्वायर्ड बाय आईटीसी, राइट। सेम वे अगर आप यहाँ पे चेक करो तो बिंगो को भी इन्होंने अक्वायर किया था, राइट। तो ये इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए। फिर ये देखो, सो दिस इज द पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, करेक्ट।
सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ये आईटीसी का पर्सनल केयर इन्होंने भी दिया। फिर ये देखो होटल्स, राइट, ये सब। आई विल शो यू आईटीसी के इसमें। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट है, तो इसमें तो नहीं, मैं आपको स्ट्रेट अवे इनके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके जाता हूँ। आप जब ऑडिट पढ़ो ना, जब आप ऑडिट पढ़ो उसके बाद में मार्क माय वर्ड्स, ये ऑडिट रिपोर्ट को आप एक बार पढ़ना। किसी का ऑडिट हो गया आपके बैच में? किसी का ऑडिट हुआ है आप लोगों के बैच में? नो वन? ओके। जब ऑडिट आपका फिनिश हो जाएगा ना, उसमें जब आप, आई थिंक इट इज़ SA 700, जब SA 700 आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप इस रिपोर्ट को पढ़ना। यू विल जस्ट रियलाइज कि ये एग्जैक्ट वही ऑडिट रिपोर्ट है, मतलब जो आपने पढ़ा है उसी का, राइट। फिर ये देखो CEO CFO कंप्लायंस, ये भी आता है, ये भी आपको ऑडिट में, आप इसको इजीली ऑडिट में लिंक कर पाओगे व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी, राइट। तो ये आप यहाँ पे देखना। फिर आप देखिए ये इनका बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हुलिया अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट ऐसा ही आप पढ़ते हो, FM में भी है, अकाउंट्स में भी है, यस और नो, कुछ ऐसा ही है, एग्जैक्ट यही आप यहाँ पे पढ़ते हो। सो यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट दिस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेक यू इज टू द सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये एनेक्स्चर्स है, हाँ इन पे इंड एस लगता है। इनका AS 17 वाला रिपोर्ट नहीं होगा, बट मैं सेगमेंट रिपोर्टिंग यहाँ पर देख रहा हूँ। सो चेक करना, डायरेक्ट सर्च करो, ठीक है, देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो वापस से अब हम यहाँ पर आते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में देखो वो क्या बता रहे हैं, द डिसीजन मेकिंग इज अगेन अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ द सेवरल ऑल्टरनेटिव्स। तो पहले बी और मी के बारे में, बी और ई के बारे में बात किया था, यहाँ पर एम और ई, मी के बारे में डिस्कस हो रहा है, मीन्स एंड इवेल्युएशन। आप देखो यही आ रहा है, सेलेक्ट the best course of action out of the several alternative courses that are available. Now these decisions are operational, जो day to day रहेगा, and this can also be strategic। दोनों सेम पॉइंट आपके यहाँ पर आ गए। अब देखो what are the major dimensions of strategic decision making, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एग्जाम में इसके ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलेगा कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। हेडिंग याद रख लोगे तो भी आपको चलेगा, अंदर का मसाला अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। सबसे पहले कि आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो होगा दैट विल इन्वॉल्व द टॉप मैनेजमेंट, बिकॉज स्ट्रेटेजिक है तो वैसे ही कॉर्पोरेट लेवल होगा। ये तो आप अपने आप ही लिंक कर सकते हो कि स्ट्रेटेजिक अगर है तो वैसे ही कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट यहाँ पर रहेगा। फर्दर अगर आप देखो, इट इन्वॉल्व्स द कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यहाँ पर लगते हैं, और उसी का आप एलोकेशन के बारे में डिस्कस करते हो। तो मैं यहीं पर और एक वर्ड डाल देता हूँ, क्यों चाहिए, बिकॉज उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे एलोकेट करोगे। तो एलोकेशन इज द सेकेंड पॉइंट। फिर आप देखिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नेसेसिएट द ऑर्गेनाइजेशन द कंसिडरेशन ऑफ द फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, अनसर्टेनिटी, मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अगर आप लेते हो, दिस इज टू केटर व्हाट, दिस इज टू केटर द अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी आपको कहाँ मिलेगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, इंटरनल एनवायरमेंट में नहीं मिलता, until unless you are Congress. Anyway, I didn't say anything. External environment, so uncertainty जो आपको मिलेगा that is there in the external environment only, ठीक है। फिर आप देखो, strategic decisions are likely to have a impact on the long term prosperity। obvious सा बात है, आप इसको कैसे लिंक करो कि कॉर्पोरेट लेवल के जो डिसीजंस होते हैं वो वैसे भी लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट करते हैं। तो आप देखो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वैसे ही लेंगे, क्योंकि तभी तो
because the decisions are taken by corporate level management. वो वैसे भी लॉन्ग टर्म को इम्पैक्ट करते हैं. देन दीज आर ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, हमने अभी भी देखा था. अनसर्टेनिटी फ्यूचर और उन सब के लिए आता है. एंड दे यूजुअली हैव मेजर मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल ले रहा है, कोई बिजनेस लेवल तो नहीं लेना. तो यहाँ पर आप देखो, व्हेन कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट दे टेक डिसीजंस फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. एंड इफ दे टेक डिसीजंस फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट केस ये वर्क करता है. आप बताओ क्या ये पॉइंट्स याद रहेंगे आपको? अगर आपको सिर्फ हेडिंग भी याद रह गए ना, ट्रस्ट में आप आराम से आंसर लिख लोगे. अगर आपने सिर्फ हेडिंग भी लिख दिया तो ये याद रहेगा. इसको क्या शॉर्ट में लिखवा दूं मैं आपको? एक देखता हूँ इसको कुछ स्टोरी फॉर्म में या वैसे करके मैं लिखवा देता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट बेटर. सो इसमें आप ऐसे लो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन. सो SD स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन. ओके, अब ये जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है, these strategic decisions they are taken by the corporate level management. और corporate level management के जो decisions होते हैं, their decisions impact overall entire organization. इसके अलावा इनके जो decisions होंगे ये future oriented होते हैं, right? इसके अलावा they have to consider the external environment. And why they have to consider the external environment? Because आपका uncertainty रहता है external environment में, इसी के लिए, right? Then यहाँ पे it will require the allocation of organizational resources. तो पूरा entire resources का कमिटमेंट वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा, राइट? और इसके अलावा एक पॉइंट और रहता था, आई थिंक फ्यूचर ओरिएंटेड अपन ने लिख दिया. 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5. ठीक है, हाँ, आई थिंक दैट शुड बी इनफ. ये 5 पॉइंट आपके. सो इसके हिसाब से अगर आप लिखो तो ये आ जाएगा. उसके बाद क्या कर देना, यही जो लाइंस हैं इनको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना. 2 to 3 लाइंस में इनको आप यहाँ पे इलेबोरेट कर देना, रिपीटेड पॉइंट्स, सो यू विल गेट द राइट आंसर. आप बताइए, ये समझा आपको? एंड डज दिस मेक सेंस? राइट, तो ये एक आपका आंसर यहाँ पे सेट हो गया. फिर आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटेंट. तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट में आप देखो, स्ट्रेटेजिक इंटेंट में बेसिकली आपके जो मिशन विजन वैल्यू स्टेटमेंट्स होते हैं वो मेजरली यहाँ पे वर्क करता है. और इसमें आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करते हो. देखो ये आपका मेजर पार्ट हो जाता है, दैट इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, द स्ट्रेटेजिक इंटेंट रेफर्स टू द पर्पस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर. ठीक है, और इसमें कुछ 3 क्वेश्चंस को आप आंसर करते हो. व्हाट डू दे वांट टू डू, व्हाई डू दे वांट टू डू, एंड व्हाई दे वांट टू डू द वे दे डू. ओके, ये वाला पॉइंट, ये देखो, ये आगे आपको फिर मिलेगा. वाई दे वॉन्ट टू डू, व्हाट दे वॉन्ट टू डू, एंड वाई दे वॉन्ट टू डू. इसके अलावा यहाँ पर यह एक और चीज़ आ जाएगा जो आगे आप इसमें ऐड कर सकोगे. वाई दे वॉन्ट टू डू द वे दे डू. राइट, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्यों करना चाहते हैं, और हम जो करना चाहते हैं वो उसी तरीके से क्यों करना चाहते हैं. वाई नॉट ऑल्टरनेटिव रीज़न, मतलब ऑल्टरनेट रूट हम क्यों नहीं ले रहे. ए बी. इंटेंट देखो, स्ट्रेटेजिक वी ऑल नो, इंटेंट मतलब आपका इच्छा, इंटेंशन, नियत. स्ट्रेटेजिक इंटेंट, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट आपका नियत वो यही आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं. देखो सबसे पहले तो ये जाएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर ये आ जाएगा हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू डू. हम क्यों, मतलब क्यों करना चाहते हैं, हम जो चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और उसी तरह से क्यों कर रहे हैं जिस तरह से हम कर रहे हैं. वाई नॉट वी आर ऑप्टिंग फॉर द अदर ऑल्टरनेटिव. राइट, सो ये आपका आ जाता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट. राइट, सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाई दे वांट टू डू, दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ द फर्म. So clarity in the strategic intent is extremely important for the future success and growth of the enterprise irrespective of the nature and size. So आप यहाँ पर देखो, इसमें जैसे बताया मैं, strategic intent can be understood. आप ये देखो, strategic
intent can be understood as the philosophical base of the strategic management. It implies the purpose which an organization endeavors to achieve. क्या आप achieve करना चाहते हो, right? And it is a statement that provides the perspective to the means. Perspective मतलब उसको एक सोच, एक idea, एक रास्ता दिख जाता है, which leads to the organization reaching it. It helps the organization to reach the vision, mission. Then strategic intent also gives the idea to the organization what they want to attain in future. Strategic intent 3 marks question मिल सकता है आपको, तो आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख लेना कि फ्यूचर में हम क्या पोजीशन को अटेन करना चाहते हैं, तो उसको ये आंसर करता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट. देन इट इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन विच द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू क्रिएट एंड ऑक्यूपाई द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग द न्यू पॉसिबिलिटीज. इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इंटेंट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क. It also provides the framework, daira within which the firm is going to work and adopt the directions और जो भी इनके यहाँ पर दिए हुए. It could be in the form of, देखो ये आपको सारे फॉर्म्स दिए हुए. Strategic intent can be in the form of vision, mission, business definition, business model, goals and objectives. तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ. So this is in the, it can be in the form of vision, mission statement for the organization at the corporate level, right? And then it could be expressed at the business definition and business model at the business level management. तो सिंपल ये दो हो गए आपके कॉर्पोरेट लेवल, ये दोनों हो गए आपके बिजनेस लेवल, और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके हो जाते हैं फंक्शनल लेवल ज़्यादातर. ठीक है, तो आप ये देखो स्ट्रेटेजिक इंटेंट is generally the broad terms which are precise terms and it is an expressions to be achieved operationally. Goals and objectives, तो generally goals and objectives आप किसको देते हो, फंक्शनल लेवल को देते हो, और ये कौन देता है इसके अंदर. सूरज ने यहाँ पे बोला है बी मी सी का ई हो गया. ई भी नहीं बोलूँगा मैं इसको, ये बी मी सी से थोड़ा सा अलग हो जाता है. स्ट्रेटेजिक इंटेंट का अगर आप बात करो तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, बी मी सी इसमें नहीं आएगा. और बी मी सी को रेदर बी मी सी से पहले आप स्ट्रेटेजिक इंटेंट का काम करते हो कि आप क्यों हो यहाँ पर, तभी तो हम डिसाइड करेंगे ना. देखो बीमीसी आपको क्या बताएगा, हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स है, उसमें से सिलेक्ट करो और चेक करो. लेकिन हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, फॉर दिस यू रिक्वायर स्ट्रेटेजिक इंटेंट. स्ट्रेटेजिक इंटेंट आपको इसके लिए हेल्प करता है टू डिटरमाइन द एंड, क्योंकि एंड आपको कहाँ से पता चलेगा, ये मिशन विजन से आपको पता चलता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं. आया समझ में सूरज कि वाई डू वी नीड, मतलब विजन अभी अपन चेक करेंगे तो आएगा. तो देखो ये आ गया आपका विजन. सो विजन इज व्हाट, विजन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट. ये दोनों जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर. तो इसमें आ रहा है विजन. तो विजन इम्प्लाइज द blueprint of the company's future position, like where we want to be. विजन को अगर आप देखो तो विजन इज where we want to be. तो ये हो गया आपका विजन. So it describes where the organization wants to land, where it wants to be. It depicts the organization's aspirations. Aspirations का क्या मतलब होता है, आप जैसे बोलते हो I am a chartered accountant, CA aspirant, because आप CA बनना चाहते हो. So where you want to be, right? Aspiration. अब इसको अगर इंग्लिश में आप लिटरली कन्वर्ट करोगे तो भी आपको ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम नहीं आएगा. दैट आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बी, राइट. तो ये आ गया आपका. एंड इट प्रोवाइड्स द ग्लिम्प ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बी इन फ्यूचर, राइट. एवरी सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो इट्स विजन ओनली, मतलब पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इसी विजन के पीछे दौड़ता रहेगा. आप चेक करना, भी बहुत सारे कंपनीज का विजन मिशन ये सब हम डिस्कस करेंगे, आपके मॉड्यूल के अंदर ही दिया हुआ है. फिर मिशन में आप देखो तो विजन डिलिनिएट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल. फर्म्स बिजनेस देखो वो बता रहा है कि फर्म कौन से बिजनेस में है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से बिजनेस में, क्या उनके गोल है एंड वेज टू रीच द गोल. अब ध्यान रखना जब आप बात करते हो मिशन एंड विजन का, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बट जस्ट समझने के लिए आप ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज क्वालिटेटिव, इट इज नॉट क्वांटिटेटिव. दो इट कैन बी बट जनरली आप इस तरह से नहीं बोलोगे. मतलब जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्वांटिटेटिव, तो आप कभी भी अपना विजन ऐसा नहीं बताओगे कि एक दिन देखना हम 500 करोड़ की कंपनी बनेंगे, राइट. एक दिन आप देखना हमारा टर्नओवर 10 लाख रुपए
10 लाख करोड़ होगा। इस तरह से करके आप डिस्कस नहीं करते। क्यों? बिकॉज इट्स ऑलवेज क्वालिटेटिव, टू बी द बेस्ट, टू बी द बेस्ट। सो ये आपका आ जाता है। और मिशन बेसिकली आपको बताता है कि व्हाट बिजनेसेस यू आर इन एंड व्हाई यू आर इन द मार्केट। सो जो मिशन है, मिशन आपको आंसर करता है व्हाट बिजनेस यू आर इन एंड व्हाई यू आर देयर इन द मार्केट, व्हाई यू आर इन द मार्केट। ये दो क्वेश्चन को आंसर करेगा कौन? मिशन। आया? सो मिशन delineates the firm's business, its goal and the way to reach the goal. Then it explains the reason for the existence of the firm in the society, and it is designed to help the potential shareholders and investors to understand the purpose of the company. ठीक, तो आप कभी भी चेक करना, भी जैसे हम रिलायंस का भी चेक करेंगे तो वो मिशन में यही बताते हैं, टू बी द वर्ल्ड क्लास कंपनी, दैट्स द विजन। और मिशन हो जाएगा टू प्रोवाइड द क्वालिटी डेटा। ये जियो का कुछ इस तरह से करके इनका मिशन स्टेटमेंट था, तो यूल गेट दैट। देन अ मिशन स्टेटमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट बिजनेसेस द कंपनी अंडरटेक्स एंड इट डिफाइंस द प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस एंड रोल इन द सोसाइटी। सो व्हाई यू आर इन द मार्केट, वो आपको बता देता है मिशन। मैं एक काम करता हूँ, पहले बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल गोल्स को नहीं समझाता हूँ, पहले ये विजन और मिशन को ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। राइट, अब अगर आप यहाँ पर चेक करो तो आप देखो ICAI का आपको यहाँ पर विजन दिया हुआ है। तो ICAI का विजन क्या दिया हुआ है? विजन मतलब फ्यूचर। ओके, और याद रखने का तरीका हम क्या बोलते हैं? अ गुड लीडर इज अ विजनरी पर्सन। धीरू भाई अंबानी एक विजनरी थे। क्यों विजनरी थे? क्योंकि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते थे कि क्या होगा। अभी हम मुकेश अंबानी के लिए बोल सकते हैं दैट ही इज अ विजनरी पर्सन। और द जियो डिसीजन वॉज अ वेरी विजनरी डिसीजन, क्योंकि उन्होंने देखा आने वाला जो टाइम है वो सब डिजिटल का है, डेटा का टाइम है। तो अगर आप डेटा पे कैप्चर कर लो, रिमेंबर ही सेड डेटा इज द न्यू फ्यूल। रिलायंस सऊदी अरामको का जब डील होने वाला था तो उस टाइम पर जब उनसे पूछा कि आप पेट्रोलियम और ऑयल गैस सेक्टर से निकल के अदर सेक्टर्स में क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने क्लियरली यही आंसर किया था दैट द डेटा इज द न्यू फ्यूल। सो ये आ जाता है फ्यूचर ओरिएंटेड। तो आप देखो ICAI का विजन क्या है? द विजन इज टू बिकम वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, अ रेगुलेटर and a developer of the trusted and independent professionals with the world class competencies in the accounting, assurance, taxation, finance and business advisory। तो आप ये देखो, रिमेंबर मैंने आपको SM स्टार्ट करते वक्त बोला था दैट आप लोग क्या बनोगे? आप लोग ट्रांजैक्शनल एडवाइजर्स बनोगे। तो बिजनेस एडवाइजरी के लिए आपको क्या ज़रूरी है? जो एक आपके दो सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज इन CA फाउंडेशन एंड योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन CA इंटर। हालांकि SM ऐड नहीं हुआ है, पहले भी था, बट ये अभी भी क्यों रखा हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट यू विल बी एक्टिंग एज द बिजनेस एडवाइजर्स। ओके, तो ये आपके पास प्रोविजन है। सेम वे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का विजन चेक करो, थ्रू सस्टेनेबल मीन्स क्रिएट वैल्यू फॉर द नेशन, राइट, enhance the quality of life across the entire socio-economic spectrum, help spearhead India as the global leader in the domains where we operate। हम जिस जिस एरिया के अंदर ऑपरेट करेंगे वहाँ पर हम इंडिया को ग्लोबल लीडर बना देंगे। और इनफैक्ट अगर आप चेक करो तो जब से जियो आया है, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री बन गया है इन टर्म्स ऑफ डेटा कंजम्पशन। जितना डेटा कंजम्पशन इंडिया में होता है उतना डेटा कंजम्पशन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और जितना चीप डेटा आपको इंडिया में मिलता है इंटरनेट, उतना आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाट इज़ द विजन। सेम वे आप चेक करो टाटा का भी, आप देखो, टू बी द मोस्ट एडमायर्ड एंड द रिस्पॉन्सिबल पावर इंटीग्रेटेड कंपनी। टाटा का हमेशा है टू बी द मोस्ट एडमायर्ड कंपनी, राइट। टाटा मोटर्स में भी ये आ जाएगा, टू बी द वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट कॉन्स्टेंटली फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, राइट। तो इस तरह से करके आपको यहाँ पर पूरा विजन आपको ये मिलता रहेगा, राइट। तो हम एक बार पहले विजन को वापस से थोड़ा पढ़ लेते और इससे रिलेटेड, क्योंकि जैसे मैंने बताया एग्जाम परस्पेक्टिव से विजन इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अदरवाइज भी आपको पता होना चाहिए। सो वेरी अर्ली इन द स्ट्रेटजी making process, a company senior manager must consider the issue of what directional path the company should take and what changes in the company's product market, customer, technology focus would improve the current market position and future prospect. Deciding to commit the company to one path versus another
pushes manager to draw some carefully reasoned conclusion about how to modify the company's business makeup and the market position should stake out. ठीक है, ये सब बेकार मतलब आपके काम का वैसे नहीं है. आप सिंपली यहाँ से आ जाओ, दिस वन, या ये पैराग्राफ से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे. आप सिंपली चेक करो, टॉप मैनेजमेंट्स व्यू अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन एंड द प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द कंपनी. इधर से आपका पॉइंट शुरू हो जाता है. दैट स्ट्रेटेजिक विजन इट डेलिनेट्स द मैनेजमेंट्स एस्पिरेशन फॉर द बिजनेस. ये रिपीटेड पॉइंट है. प्रोवाइडिंग अ पैनोरामिक व्यू ऑफ वेयर वी वांट टू गो एंड convincing the rationale for why this makes a good business. Right? Remember why we do the way we do. Remember ये वो वाला हो गया. So it also provides a rationale for why this makes a good business sense for the company. Now strategic vision thus points out a particular direction, charts the strategic path to be followed in the future and molding the organization identity. ये ध्यान रखना, ये सेंटेंस अगेन आपके आंसर में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए. अगर क्वेश्चन आएगा वाई वी नीड अ स्ट्रेटेजिक विजन, नीड फॉर कुछ भी तरह के, अगर आपको कमेंट में आ गया वाई वी नीड अ गुड स्ट्रेटेजिक विजन, वाई नीड और ऑब्जेक्टिव, कुछ भी इस तरह से आए तो आप ये ज़रूर लिखना दैट अ क्लियरली आर्टिक्यूलेटेड मतलब एक्सप्लेन. कोई आप अच्छा आर्टिकल पढ़ते हो या कोई आप एक इस तरह से कंटेंट रीड करते हो जिसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ वेल आर्टिक्यूलेटेड. ओके, सो अ क्लियरली आर्टिक्यूलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन कम्युनिकेट्स management's aspirations to the stakeholders and helps steer the energies of the company's personnel in common direction. जैसे हेनरी फोर्ड ने क्या किया था कि Henry Ford's vision of a car in every garage has powerful because it captured the imagination of the others, aided internal efforts to mobilize the Ford company resources, and served as a reference point for gauging the merits of the company's strategic action. तो basically अगर आपका strategic विजन अच्छे से बना हुआ रहता है तो आपके पूरे अच्छा देखो, सिर्फ विजन बनाना ज़रूरी नहीं है, आपको विजन को डिफाइन करना ज़रूरी है. डिफाइन करने के बाद पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आपको इसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, तभी पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसी विजन के साथ साथ में काम करता रहेगा कि हम ये चीज़ चाहते हैं. सो व्हाट यू आर वर्किंग टू. यू रिमेंबर द स्टोरी विच आई हैड सेंड टू यू ऑल, जिसमें जो फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को स्टोरी भेजा था, विच रिमाइंड्स में 2 दिन से मैंने आप लोगों को स्टोरी नहीं भेजा है. पढ़ते हो स्टोरी को, राइट? उस स्टोरी में आप देखो, वो जो एक फर्स्ट जो स्टोरी था उसमें वो नहीं बताया था, यू सी दैट लेडी, वो जो रिसेप्शन पे लेडी थी, तो उसको उसमें था ना, डू यू सी योर सेल्फ जस्ट एज द रिसेप्शनिस्ट और डू यू सी योर सेल्फ एज द face of the company or the first point of contact for the company. That makes a difference, right? सर्वेश बोल रहे हैं मिला नहीं कोई भी स्टोरी. सर्वेश आपने मेरे को नंबर व्हाट्सएप किया था क्या? बिकॉज मैंने जो भी अपना ये जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, ओके, तो मैंने शायद आपको फिर मतलब बाद में ऐड किया होगा. जिनको भी स्टोरी नहीं मिला ना, आप लोग एक काम करना, मुझे अपना जैसे मैंने बताया ना, जस्ट राइट योर नेम और नाम के एंड में सिर्फ पीवीसी लिख के दे देना. हेलो हाय कुछ मत बोलना, सिर्फ ऐसा नेम और एंड में पीवीसी आप मुझे वो भेज देना, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा. वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप लोगों को ऐड कर दूंगा. सो आई विल सेंड इट टू यू ऑल, राइट? तो उसमें आपका ये स्टोरी चला जाएगा. यस, तो ज्योति मैंने आपको शायद फिर लेट ऐड किया होगा, तो जिसको भी मैंने ऐड नहीं किया आप मुझे नाम और फिर पीवीसी लिख कर भेज देना. आई विल ऐड यू टू दैट ग्रुप. ओके, और जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें मैं ऐड कर दूंगा एंड आई विल सेंड द स्टोरी. Anyway, so strategic vision ये आपका फिर से आ गया. It repeated point. The strategic vision is the roadmap of the company's future, providing specifics about the technology and customer focus. The geographic and product market can be pursued. The capabilities it plans to develop and the kind of company the management is trying to create. I think ये line आपको बहुत easily याद रहेगा और simple भी है. The kind of company द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट. देखो याद रखना, एक बार आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है, विजन को पूरा पढ़ लो, उसके बाद कोशिश करना कि एक 7 मार्क्स के लिए आप स्ट्रेटेजिक विजन का एक फुल फ्लेजेड आंसर अपने हिसाब से ड्राफ्ट करके रख लो कि सर ये पॉइंट्स हैं जो मेरे को
याद रहेंगे और उसके हिसाब से आप आंसर रेडी रख लो, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो आपको ये सब इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब इनमें से जो लाइन आपको अच्छा लगता है, देखो मैंने काफ़ी सारे लाइंस को अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझा भी दी है। उसके बाद में आपको जो याद रहता है आप उसको यहाँ पर लिखते जाओ, तो इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। सो आप देखो, द 3 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन आर, ये देखो, coming up with a mission statement that defines what business the company is presently in, then using the mission statement as deciding the long term course for making where we are going, and communicating the strategic vision is clear exciting terms which arouse the organization wide commitment। तो जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में, इस पेज के स्टार्ट में मैंने लिखा था कि सिर्फ विजन बनाना नहीं है, विजन को डिफाइन करो और उसको ऑर्गेनाइजेशन वाइड कम्युनिकेट करो, सो दैट एवरी पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द कंपनी अंडरस्टैंड्स अबाउट द विजन ऑफ द कंपनी। ओके, सो ये रहता है। तो किसी अच्छे टॉप एमएनसी में अगर आप जाके काम करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन देयर, तो आप चेक करना वहाँ पर आपका ओरिएंटेशन सेशन होता है और उस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर दे टेल यू अबाउट द विजन, मिशन और ये। और अदरवाइज़ अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए जाओ या किसी भी कंपनी को आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाओ, कोशिश करो उस कंपनी के बारे में आप थोड़ा डिस्कस कर लो। जस्ट डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, थोड़ा रिसर्च कर लो कौन कहाँ पर क्या क्या इनके प्लान्स हैं। इसके अलावा आप कंपनी के मिशन और कंपनी के विजन दोनों को अच्छे से समझ के जाओ, सो दैट जब आपका इंटरव्यू हो और आपसे वो पूछे वाई शुड वी हायर यू, तो आप बोल सकते हो आई ऑल्सो शेयर द सिमिलर विजन, और आई अबाइड बाय द विजन ऑफ द कंपनी, आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द विजन ऑफ द कंपनी, एंड इवन आई वुड लाइक टू contribute to this vision of the company, and I feel I can contribute to this vision, I can help the organization to achieve its vision and mission। तो ये आपके लिए एक अच्छा, मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंप्रेसिव स्टेटमेंट। और ये मैंने नहीं, मतलब बहुत लोगों ने ये बात बोला है। और आप सिंपल सा पॉइंट देखो, अगर आपसे कोई आकर मिले, यू नो फर्स्ट टाइम आपसे कोई आकर मिलता है, पर वो आपके बारे में जानता है और आपके बारे में 2-4 चीज़ें बताता है, तो आपको कैसा लगेगा? यू विल फील गुड, यू विल फील सम कनेक्शन, राइट? साइकोलॉजिकल कनेक्शन आपको मिलेगा। अभी भावुक मत हो जाना, दिल का कनेक्शन, मतलब कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल वहाँ पर कनेक्शन आपका आता है कि हाँ अरे यार, यू फील दैट कंफर्ट, जान पहचान वाला है, राइट? सो दैट्स हाउ इट गोज हियर। जब आप इंटरव्यू में कंपनी के हिस्ट्री, मिशन, विजन को स्टडी कर कर जाते हो, सो व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, पीपल दे गेट बिल्ड दैट कनेक्शन एंड विच हेल्प्स यू टू सिक्योर अ पोजिशन। ये आपको हेल्प करेगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि खाली कनेक्शन डेवलप करो काम हो जाएगा, ऑब्वियसली अंदर मसाला भी पूरा चाहिए आपका। बट येस, अगर कंटेंट आपका स्ट्रांग है एंड इफ यू डू दिस, इट एड्स अप टू द वैल्यू, राइट? फिर आप देखिए, ये मैं यहाँ पे इसको इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज ये आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन सब के बारे में ही पूरा बताया हुआ है, राइट? फिर आप देखो यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक विजन, अगेन इंपॉर्टेंट। तो आप देखो, द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज इन डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक अबाउट creatively about how to prepare company for the future. Then forming a strategic vision is an intelligent entrepreneurship, a well articulated, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी अंडरलाइन करवाया था कि इट इज़ important that a well articulated strategic vision creates enthusiasm among the members of the organization, and the best worded vision statement clearly illuminates the direction in which the organization is headed। तो एक अच्छा विजन स्टेटमेंट कौन सा होगा जो क्लियरली डिफाइन कर दे। एल्यूमिनेट्स मतलब इलस्ट्रेशन जैसे आप बोलते हो, राइट? इट क्लियरली एल्यूमिनेट्स, डिपिक्ट्स, प्रेजेंट्स द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। फिर आ जाता है आपके पास यहाँ पर क्या? मिशन। ओके, अब मिशन आपका बेसिक आंसर करेगा दैट व्हाट बिजनेसेस वी आर इन एंड व्हाट डू वी डू। इसके अलावा अगर मिशन में मैं ये लिख दूँ व्हाई यू आर इन द मार्केट, और इसमें क्या हो जाएगा? What is the role? What you want to achieve? आप क्यों हो, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या आपको किससे मिलेगा? मिशन स्टेटमेंट से मिलेगा। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मेनी firms fail to conceptualize and articulate the mission and the business definition with the required clarity। अभी गड़बड़ क्या होता है? Such firms seems to fumble the identification of the opportunity and fail to formulate the strategies to make use of the opportunities। A classic example I can give you, कल एक और ऐसे ही मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड, वो एक कोलैबोरेटर के साथ में, एक फॉरेन जर्मन कोलैबोरेटर के साथ में वो एक लेटर उनको भेज रहा था।
इट इज़ गुड वी आर कोलैबोरेटिंग। सो वो उसका इंडियन फर्म है और यहाँ पर जर्मन फर्म है, उनके साथ वो कोलैबोरेट कर रहा था। तो उसने कैसी वो कोलैबोरेशन लेटर उसने ड्राफ्ट किया था, जो अपन वो भेजते हैं ना कि थैंक यू फॉर कंसिडरिंग अस, एंड फिर आप उसमें जो बताते हो बेसिकली प्रिलिमिनरी टॉक्स पे है ये कंस्ट्रक्शन, जो इनका ये जो डील यहाँ पर चल रहा है। सो व्हाट ही डिड, बेसिकली उसने एक वो लेटर ड्राफ्ट किया था, उसने बोला था एक बार चेक कर ले कुछ इसमें और ऐड लेस कर सकते हैं क्या। अब आप देखो इसमें कैसे वर्क करता है। मैंने उसको बताया एक काम कर, ये जर्मन कंपनी का मिशन विजन इसको पिक कर, इसके मिशन विजन को अपने मिशन विजन के साथ लिंक कर दे, दैट वी ऑल्सो शेयर द सेम विजन एज योर्स एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस। ओके, सो when we collaborate it is going to be helpful for us, right? तो ये आपको वो एक बेनिफिट होता है। सो दिस डेवलप्स द कनेक्शन ऑल्सो, जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स ये एक पॉइंट दिमाग में है, तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दिस। सेम वे यहाँ पर मिशन के बारे में आप चेक करो, तो मिशन के अंदर यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर फॉर्म्स जो होते हैं जिनका मिशन नहीं रहता, उनके लिए क्या हो जाता है, दे फेल टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी इन फॉर्मुलेटिंग द strategies to make use of the opportunities. So firm working to manage the organization strategically cannot be lax in the matter of mission and business definition, क्योंकि ये दोनों आपके लिए क्या बन जाते हैं, सेंट्रल टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो सूरज, इफ यू रिमेंबर, आपको मैंने जैसे बताया था वो BMC के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था ना, दिस वन, ये वाला जैसे मैंने आपको बताया था। आप ये देखो, ये ई को अचीव करने के लिए आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप अपने एंड को डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन योर मिशन विजन, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सो दैट्स व्हाट इज बीइंग गिवन हियर। आप ये चेक करो, ये देखिए, बिकॉज मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन, द टू आइडियाज आर एब्सोल्युटली सेंट्रल टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप अपने एंड को डिसाइड करते हो। सो व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिशन, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, कुछ उटपटांग यहाँ पर चीज़ें नहीं होंगी, आड़ा टेढ़ा कुछ आपसे नहीं पूछेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मिशन क्यों होना चाहिए, अगेन इट इंश्योर्स यूनानिमिटी। इसका क्या मतलब होता है, सब एक जैसा सोचते हैं, ठीक है। हम वो बोलते हैं ना लॉ में, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो गया, यूनानिमसली ही वॉज इलेक्टेड, तो यूनानिमसली मतलब कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं था, सब इसके फेवर में ही थे। सो सब, और बेसिकली यूनानिमिटी मीन्स हर कोई एक ही तरह का बात सोच रहा है। तो टू इंश्योर यूनानिमिटी ऑफ द पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन टू डेवलप द बेसिस और द स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग द रिसोर्सेस, देन टू प्रोवाइड, आप यहाँ पर देखो, टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर मोटिवेटिंग the use of the organizational resources, then to establish a general tone for the organization, सबका एक जैसा ही रहेगा यहाँ पे, to serve as a focal point for those who can identify the organization's purpose and direction। focal point मतलब एक central point। इसके लिए मैंने आपको बोला था इंटरव्यू में जब आप जाओ तो आप ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड विजन को आइडेंटिफाई करके जाना, बिकॉज दिस हेल्प्स यू, राइट। देन टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स in the work structure involving the assignment of task responsible elements within the organization, and to specify the organizational purposes and the translation of these purposes into goals which will save what cost, time and performance parameters can be controlled। तो ये आपका प्रोविजन है यहाँ पे। फर्दर आप देखो कंपनीज मिशन स्टेटमेंट, तो ये वापस से रिपीटेड पॉइंट आ गया आपका। नाउ मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट, ये देखो, इट शुड रिफ्लेक्ट दी philosophy of the organization that is perceived by the senior manager। important line है guys ये सारा। इसके अलावा ये बहुत अच्छा, how should be a good draft a good mission statement। तो आप ध्यान रखना, a good mission statement should be precise मतलब to the point, ऐसा नहीं पूरा मतलब हिमेश रेशमिया बन जाओ पूरा। हिमेश रेशमिया को जब पहली बार कोई अवार्ड मिला था, उसने जाके 10-15 मिनट खुद ही अपने बारे में गाता गया वो, राइट। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, मतलब इतना लंबा थैंक यू स्पीच नहीं हो सकता आपका। तो सेम वे जो एक मिशन स्टेटमेंट होगा, इट शुड बी प्रिसाइज, मतलब ऐसा नहीं 4-5 पेज का हो, इट शुड बी 4-5 लाइन्स, दैट्स इट। इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी फिजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड इट शुड बी मोटिवेटिंग। इसीलिए बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट को कॉपी मत करना, इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो तकलीफ। सो फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल इन राइटिंग द मिशन स्टेटमेंट। ये अगेन आपका एग्जाम क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना क्वेश्चन कैसा आ सकता है। वो आपको क्या बोलेगा, देखो, या तो वो स्ट्रेट अवे ये दे देगा हाउ टू ड्राफ्ट अ गुड मिशन स्टेटमेंट, या फिर वो ये स्टेटमेंट देगा गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग, कमेंट।
और अगर कमेंट करके आपको उसने वर्ड दे दिया, दिस मीन्स ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। यहाँ जो ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे ये आपके जाएंगे। तो इसमें आप क्या बताओगे, पहले तो आप इन सबको क्लियरली डिफाइन करोगे। प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट, राइट, तो ये मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। सो प्रिसाइज का मतलब इट शुड बी टू द पॉइंट, क्लियर, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए। फीजेबल मतलब अचीवेबल, डिस्टिंक्टिव मतलब यूनिक, राइट, और मोटिवेटिंग तो मैं क्या बोलूँ, भी आ गया यहाँ पे, राइट। सो आप ये देखो, वन ऑफ द रोल ऑफ द मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन ओन स्पेशल आइडेंटिटी। ये जो बताया ना, यूनिक, डिस्टिंक्टिव, ये देखो ये यहाँ पर भी फिट हो जाएगा। डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी, बिजनेस एम्फेसिस एंड द पाथ फॉर डेवलपमेंट, one that typically sets it apart from the other companies. Then a company's business is defined by what it needs to. So देखो, what needs it is trying to satisfy. यह देखना, which customer groups it is targeting, and the technologies and the competencies it uses to activities it perform. And a good mission statement is what? It is unique to the organization for which they are developed. तो आप ये देखो, मिशन ऑफ ICAI, आप देखो काफ़ी कुछ है इसके अंदर। ICAI का मिशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, स्टूडेंट्स के लिए उनका मिशन क्या है, टू इम्पार्ट अ वर्ल्ड क्लास एडुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू क्रिएट ग्लोबल प्रोफेशनल्स। इसके अलावा मेंबर्स के लिए अगर आप देखोगे, टू इंश्योर द एडहेरेंस टू द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, राइट, देन टू कंडक्ट एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ, ये देखो, अकाउंटिंग, अश्योरेंस, टैक्सेशन, फाइनेंस एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, एंड ये वाला टू एस्टैब्लिश ICAI मेंबर्स एंड फर्म्स एज अ इंडियाज मल्टीनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। इसीलिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोलते हैं कि आप देखो, ये इंस्टीट्यूट का मिशन है, इंडियाज और बेसिकली इंडियन मल्टीनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स। अब आप सोचो, इंस्टीट्यूट सोच रहा है मल्टीनेशनल सर्विस प्रोवाइडर आपको बनाने का, तो इन दैट केस अगेन आपको भी इंस्टीट्यूट के मिशन के साथ ही लिंक अप करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर ये मल्टीनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स बन सकोगे। फिर आप देखो, जैसे अगर आप रिलायंस का चेक करो तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्रिएट वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, ग्रो थ्रू इनोवेशन, लीड इन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, करेक्ट, फोस्टर रूरल प्रॉस्पेरिटी, ensure good energy security to the organization or to the nation, टाटा पावर के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से करके बहुत सारे कंपनीज का आपको यहाँ पर मिशन एंड विजन स्टेटमेंट आपको इधर दिया हुआ है। फिर आप ये देखो, टाटा मोटर्स टू कंसिस्टेंटली क्रिएट शेयर होल्डर वैल्यू बाय जनरेटिंग द एक्सेस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये देखो, ये एक ही टर्म है, ये बेसिकली यहाँ पर इनसे मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग एरर हो गया, राइट। तो ये आ जाता है आपका कस्टमर्स के लिए। देखो, हर एक के लिए उन्होंने बताया कि टाटा मोटर्स का मिशन शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, टाटा मोटर्स कस्टमर्स के लिए क्या है, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, राइट, एंड वेंडर एंड चैनल पार्टनर्स के लिए क्या है, कम्युनिटी के लिए क्या है। सो अगर आप टाटा मोटर्स में पैसा लगाना चाहते हो तो आप उनके इसको चेक करो कि ये उनका ऑब्जेक्टिव है। अगर आप टाटा मोटर्स में काम करना चाहते हो तो आप चेक करो क्या आप इस मिशन के साथ लिंक कर पाते हो अपने आप को। अगर आप लिंक कर पाते हो तो इन दैट केस यू आर रेडी टू बी हियर। तो अगर आप टाटा मोटर्स के साथ कोई उनका फ्रेंचाइज पार्टनर या उसके डिस्ट्रीब्यूटर कुछ बनना चाहते हो तो आप उनके इन मिशन स्टेटमेंट को देखो और उनको कन्विंस करोगे कि हम भी इसमें बिलीव करते हैं। सो दैट्स हाउ वी वांट टू बी हियर, राइट। तो दिस इज हाउ इट गोज। सो व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेसेस वी आर इन। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं देखो आपको रिलायंस जियो का मिशन एंड विजन आपको समझाना चाहता हूँ। आप देखो, ये काफ़ी हद तक आप बोलोगे दिस इज द मिशन फॉर रिलायंस डिजिटल इंडिया, दैट जियो इज डेडिकेटेड टू realizing our Prime Minister's vision, and I want to dedicate the commencement of Jio to the digital India, to the vision of Prime Minister Narendra Modi। मेरा इसके अलावा why Jio, we called it Jio because this is to live, and I believe ये आपका जाएगा जैसे लाइफ है। तो देखो ये आ रहा है, Jio's mission is to meet, ये देखो Jio's mission is to meet the exploding need for the data for India
एंड टू टेक आवर नेशन फ्रॉम डेटा शॉर्टेज टू डेटा अबंडेंस। और आप देखो बाय डिफॉल्ट इन्होंने ये काम कर दिया है क्योंकि डेटा कंजम्पशन में इंडिया इज नंबर 1। जियो's mission is to realize digital India's vision and ensure that Indians have highest quality of data access at most affordable price। आप मुझे बताओ क्या मुकेश अंबानी ने ये बोला जियो का मिशन ये है कि रिलायंस का वैल्यू मैक्सिमम कर दे, जो मैं आपको क्वांटिटेटिव वाला पॉइंट बता रहा था। इट डजंट गो दिस वे, ओके, सो इट डजंट गो दिस वे। फिर आप चेक करो पिलर्स फॉर ग्रोथ, ये तो आपको मिल जाएगा कंपेयरिंग विद द अदर्स, दिस इज फाइन, फ्यूचर रेडी। देन इफ यू सी रिलायंस डिजिटल, एनीवे आई थिंक ये प्रोविजन है। मैं इसको कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रीड इट, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल, राइट। एक बार आप इसको आप रीड कर लेना। आई एम नॉट स्टिल नॉट गेटिंग व्हाट इज़ द मिशन एंड विजन इनका जो जियो का था, तो इज दैट ओनली, इफ आई कैन जस्ट गेट इट। इन्होंने अलग से साइट इसमें बनाया नहीं, बट आई हैड फाउंड इट, अभी इसमें मेरे को मिल नहीं रहा, बट आई रेड इट। और उसमें उन्होंने बताया था टू प्रोवाइड द क्वालिटी डेटा एट अफोर्डेबल प्राइस, ये सब इनका लॉन्च में इन्होंने बोला था, तो आप चेक कर लेना। एनीवे विल गेट दैट। व्हाट इज़ आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेसेस वी आर इन, तो ये आपका वापस से मिशन स्टेटमेंट आ गया। दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन, ये आपका वापस से रिपीटेड पॉइंट्स है। सो ये देखो, ये बेसिकली व्हाट इज़ आवर मिशन, ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो एक कॉर्पोरेट लेवल को रहना चाहिए। जियो's मिशन इज टू रियलाइज डिजिटल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, जो यहाँ पे हर्ष ने आंसर किया है कमेंट सेक्शन में, दैट जियो's मिशन इज टू रियलाइज डिजिटल इंडियाज विजन, इंश्योर इंडियंस हैव हाईएस्ट क्वालिटी। ये अपन ने इसमें भी जो रीड किया था ये आपको मिलेगा वहाँ पे। और विजन में ये था टू प्रोवाइड आई थिंक द बेस्ट क्वालिटी डेटा और टू बी द मोस्ट अफोर्डेबल डेटा कंपनी, कुछ इस तरह से करके वहाँ पे इनका था प्रोविजन। सो ये आपको मिलेगा। सो ये देखो, ये कुछ कुछ क्वेश्चंस है। What do we want to become? What kind of growth do we seek? What businesses are we in? तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन को आंसर करना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे एट द टाइम, ये सब पॉइंट्स आप रीड कर सकते हो। सी ये वाले पॉइंट्स जो यहाँ तक के हैं, मैं आपको बोलता हूँ एक बार आप इसको रीड कर लेना, जस्ट रीड इट। देन मिशन एम्प्लीफाइज व्हाट ब्रिंग्स the firm to the businesses or why it is there, its existence। ये देखो अगेन आपको repeated points मिल रहे हैं। it is also the expression of the vision of the corporation of the founder। आप ये देखो मुकेश अंबानी का आप जब वो इंटरव्यू सुनोगे और पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा, ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट आ जाता है। मिशन इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ द विजन ऑफ द कॉर्पोरेशन, उसके फाउंडर या उसके लीडर का। टू मेक विजन कम अलाइव and become relevant, it needs to be spelled out and it is through the mission, ये काम होता है, right? So you achieve your vision through your mission, okay? Then it also represents the common purpose for which the entire firm shares and pursues, right? Then mission is also not a confidential affair। Why? क्योंकि पूरे वर्ल्ड को पता करना पड़ता है, and it is not confined to top, it is to be open to the entire company and for all the stakeholders, सबको पता होना चाहिए, right? Then if I say, this is fine, every organization through a network of goals and objectives। so mission statement ये देखो, mission statement is the foundation from which the network of the goal is built, okay? Then the mission also serves as a proclamation to the insider and outsider, right, on what organization or the corporation stands for। so this is there, बट यहाँ पर एक पॉइंट और आ गया कि ये मिशन जो है ये आपका पीआर डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। पीआर डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होगा, मतलब इट शुड नॉट बी अ एडवर्टीजमेंट। बेसिकली आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, नाम बड़े दर्शन छोटे, वो काम आप नहीं कर सकते कि आपने मिशन स्टेटमेंट बहुत बड़ा बनाया, उससे आप एडवर्टाइजिंग लो और बाद में आपका प्रोडक्ट बेकार जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सो इट दैट्स वाई इट इज सेड दैट इट इज़ नॉट अ पीआर डॉक्यूमेंट, ओके। फिर अगर आप यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स, तो ये देखो इंडियन ऑयल, इंडियन रेलवे, ये सब के लिए तो आप देखो प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर। तो इंडियन ऑयल में अगर देखो वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलाइन प्रोडक्ट्स, और मार्केटिंग में क्या हो जाएगा, वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी। सो कैन यू सी द डिफरेंस इन द टू, दोनों बातें एक ही बता रहा है लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। सो ये इनका आंसर यहाँ पे आ जाता है।
अंडरस्टैंडिंग द मिशन एंड विजन रीड कर लेना, नथिंग वेरी वेरी टेक्निकल और दैट, रिपीटेड पॉइंट्स हो जाएंगे इसीलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, राइट। सो आप ये दोनों यहाँ पर इसको रीड कर लोगे। फिर आ जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इससे पहले आई थिंक इफ आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग, अब देखो बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, ये दो शॉर्ट डेफिनेशन है, आप चेक कर लो। मे बी अगर आए तो 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, फॉर 2 मार्क्स इट कैन बी आस्क्ड। तो बिजनेस डेफिनेशन आपका क्या हो गया? बिजनेस डेफिनेशन बेसिकली ये बताता है, it explains the firms, the business undertaken by the firm with respect to the customer needs, target market, alternative technology, correct। and the business definition one ascertain, basically आप किन किन बिजनेस में हो, क्या क्या रहेगा, तो that's why ये आपका बिजनेस डेफिनेशन है। और बिजनेस मॉडल को अगर आप चेक करो तो बिजनेस मॉडल बेसिकली आपका आ जाता है आप किस तरह से वर्क करते हो, हाउ यू आर डूइंग द बिजनेस, वो आपका क्या बन जाएगा बिजनेस मॉडल। अ क्लास एग्जाम्पल, जैसे ओयो रूम से पूछा जाता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी को पीएम बना रहे थे तो उनसे यही पूछ रहे थे क्या आपका गुजरात का जो मॉडल है वही आप इंडिया के मॉडल के लिए लाओगे, क्या आपने गुजरात को इतने अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है कि आप देश को भी उसी तरह से ट्रांसफॉर्म करोगे। एंड इनफैक्ट एक्चुअल में अगर आप देखो तो पूरा जो नरेंद्र मोदी जी का जो पीआर कैंपेन था वो पीआर कैंपेन इसी तरह से था। ही यूज्ड टू से गुजरात फॉर इंडिया, अ डेवलप्ड गुजरात फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। और 2014 के अंदर पूरा उनका जो पीआर कैंपेन था वो यही था और हर कोई यही बोल रहा था कि देखो जैसे उन्होंने गुजरात को ट्रांसफॉर्म किया बिल्कुल वैसे ही वो इंडिया को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो उनका बिजनेस मॉडल ये था, हाउ यू आर गोइंग टू डू, राइट, और वाई यू डू। सो ये आपका बिजनेस मॉडल होता है। जैसे आप ओयो रूम्स को चेक करोगे, ओयो रूम्स का बिजनेस मॉडल क्या है, डोंट ओ द होटल्स, राइट। उबर का आप बोलोगे गाड़ियां खुद मत ओन करो, आप क्या करो नेटवर्क बना दो और उस नेटवर्क को कनेक्ट कर दो। सो दैट्स द बिजनेस मॉडल, ओके। So the business model, as the name implies, it is the strategy for the effective operations of the business, ascertaining the sources of income, desired customer base, and the financial details, right? So rival firms operating in the same industry rely on the different business model due to the different strategic choices which you have. तो ये एक आपका short business definition and business model के ऊपर provision है। अगर आप देखोगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो आप देखो गोल और ऑब्जेक्टिव में वैसे देखा जाए तो मिशन विजन गोल ऑब्जेक्टिव सब एक जैसा साउंड करता है, लेकिन हमने चेक कर लिया कि विजन इज व्हाट, इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, मिशन बताता है कि आप वहां पर क्यों हो, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएगा और शॉर्ट। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करते हो अपने मिशन को प्रूव करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए, और विजन आपको हेल्प करता है, मतलब जो मिशन है वो आपको हेल्प करता है टू गेट योर विजन, ओके। सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सो दीज आर द बेस ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आपका विजन और मिशन कभी भी क्वांटिटेटिव नहीं होगा। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि वी वांट टू बिकम 10 लाख कंपनी, 10 लाख करोड़ कंपनी, इस तरह से करके। क्या ऑब्जेक्टिव्स में आप क्वांटिफाई कर सकते हो? कैन यू क्वांटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स? कैन इट बी क्वांटिफाइड? आंसर इज यस, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव्स में क्या करते हो, आप टारगेट्स को सेट करते हो, यू सेट द डिफरेंट टारगेट्स। तो आप देखो गोल्स दे आर द एंड रिजल्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशंस अटेम्प्ट्स टू अचीव। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स आर द टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स। तो मेजरेबल टारगेट्स तो यू कैन ओनली मेजर क्वांटिटी, यू कैन नॉट मेजर द क्वालिटी। आप क्वालिटेटिव फीचर्स को मेजर नहीं कर पाओगे आप। अब गवर्नेंस वाला पॉइंट अगर आप देखो, आप कैसे बोलोगे कितना गवर्नेंस है, कितना एथिकल है? आप एथिक्स को कभी भी कोई इंसान कितना ऑनेस्ट है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, राइट, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। बट हाँ, आप इंसान की कमाई, उसका ग्रोथ, इन सब को आप मेजर कर सकते हो। सो ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स विच हेल्प in the accomplishment of the goals. Then there are end results which are to be attained with the help of the overall plan over the period, and however in practice there is no distinction. जैसे मैंने आपको बताया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन यहाँ पे नहीं रहता। नाउ लेट्स सी द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हियर। ये समझ में आया आप लोगों को अभी तक जितना हमने पढ़ा, राइट? सिंपल, देखो बहुत रिपीटेड पॉइंट्स है, बट आपको क्या है, जैसे मैंने बताया एक बार इसको आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था मिशन और विजन, इनका अगर आप आंसर लिख के रख लोगे तो आप ध्यान रखना आपका 5 मार्क्स मिनिमम इट इज इन योर किटी,
फॉर श्योर। फिर आप देखिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट यू कैन एक्सपेक्ट अ 3 मार्क क्वेश्चन फॉर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। 3 मार्क्स का वेटेज आपको मिल सकता है। तो 5 इज फॉर मिशन एंड विजन, बट 3 मार्क 2 to 3 मार्क क्वेश्चन आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आ सकता है। तो आप देखो जैसे यहाँ पे बताया था ऑब्जेक्टिव्स आर सिनोनिम विद द गोल्स, पर इसमें कुछ कुछ कई जगह गैप दे के रखते, कई लोग इसको डिस्टिंग्विश पे करके रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बताया है दैट गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स दैट डिनोट द फ्यूचर स्टेट एंड आउटकम। ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स विच आर प्रेसाइज एंड एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। हालांकि कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव इसमें है नहीं, याद कर लेना ये 2 पॉइंट, अगर लिखने को आ जाए तो एटलीस्ट ध्यान में रहना चाहिए। गोल्स ओपन एंडेड, ऑब्जेक्टिव्स क्लोज एंडेड। याद रखने का तरीका देखो, जी खुला रहे और ओ बंद है, ये देख रहे हैं, ओ बंद हो गया ना, तो दिस इज क्लोज ऑब्जेक्टिव। गोल्स देखो ये खुला है, यहाँ से इन हो सकता है, तो ये आपका हो गया ओपन ओरिएंटेड। जस्ट याद रखने का तरीका, राइट। एंड फ्यूचर स्टेट में, और ये आपका स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। फिर आप देखो द ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक, द ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक एंड दे ट्रांसलेट द गोल्स to both long term and short term perspectives. Then however this distinction is, again this is common, then all organizations they have objectives. ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जिसका अपना ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, राइट। एंड दिस इज व्हाट द परस्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज एन अनएंडिंग प्रोसेस, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्टिव खत्म दूसरा ऑब्जेक्टिव शुरू, मई अटेम्प्ट खत्म नवंबर शुरू, ठीक है, नवंबर खत्म मई शुरू, सो इट्स अ अनएंडिंग प्रोसेस, राइट। मैं ये नहीं बोलता हूँ सेम लेवल पे, मे बी फाउंडेशन एंड देन inter and then final. So that's how, so unending process such that the organization sustain themselves, right. So they provide a meaning and sense of direction to the organizational endeavors. Then organizational structure, this is all fine. They also act as, ye dekho, they also act as the benchmark for guiding the organizational activity and for evaluating how the organization is performing. So this is there. फिर आप देखिए objectives, ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, दैट ऑब्जेक्टिव्स शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, दे शुड बी फैसिलिटेट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द मिशन एंड पर्पस, देन इट बिकम्स द बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक मेकिंग, क्योंकि आप देखो इट इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट हेल्प्स यू टू डिसाइड द डिसीजन। वो बीम इसी के अंदर आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट चाहिए। देन दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल, दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, टाइम फ्रेम में रहता है, ऑब्जेक्टिव्स टाइम फ्रेम में रहेगा, देन इट शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, इट शुड बी चैलेंजिंग, ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग, राइट। आज के डेट में अगर आपको कोई बोले कि सपोज जो स्टूडेंट्स मई अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जिनका ये मई अटेम्प्ट डेफर हो गया, अभी नवंबर में चला गया है, और जो बच्चे यहाँ पर मई में सिर्फ एक ग्रुप देने की बात कर रहे थे, अब वो नवंबर में भी अगर एक ही ग्रुप देने की बात करें तो मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, बट प्लेन वनीला नॉर्मल सर्कमस्टेंस में अगर आप यहाँ पर एक ग्रुप दे रहे थे तो ऑब्वियसली अब आपको नवंबर में दोनों ग्रुप का टारगेट करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज जब मई में आप एक ही ग्रुप देने की बात कर रहे थे तो ऑब्वियस सा बात है ना, इसमें एक ग्रुप तो नवंबर में दूसरा ग्रुप देते। अब अगर मई अटेम्प्ट शिफ्ट होकर नवंबर में आ गया तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट आप दोनों ग्रुप के लिए नवंबर में प्रिपेयर होने चाहिए। और दूसरा, लॉकडाउन पीरियड है, कॉलेज का प्रेशर नहीं है, अदर वर्क प्रेशर्स आर नॉट देयर, डेफिनेटली द क्लासेस अपना ऑफिस का प्रेशर हो सकता है, बट ये देखो दिस गोज हियर अगेन, तो आपको यहाँ पर दोनों ग्रुप देना चाहिए। सो इट शुड बी चैलेंजिंग, द ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग, नहीं तो फिर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। देन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स शुड को रिलेट विथ ईच अदर, right, and objectives should set within the constraints of the organizational resources and external environment औकात अनुसार, right. So beyond the framework of the organization you should not set the objectives. तो ये आ गया आपका need for long term short term objectives, again ये आप read कर सकते हो, not something very very technical। ये देखो ये आपका जो long term objectives है यहाँ पे, right। फिर ये देखो ये एक आपके पॉइंट्स आ गए ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ये देखो द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिटेटिव, जो मैंने आपको बताया था कि मिशन विजन क्वांटिटेटिव नहीं होते, ऑब्जेक्टिव्स क्वांटिटेटिव होते हैं। एंड क्योंकि क्वांटिटेटिव है तो आप उसको मेजर करते हो। इट शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, इट शुड बी चैलेंजिंग, हायरार्किकल, मतलब हर एक के लिए अलग, कॉर्पोरेट लेवल का अपना ऑब्जेक्टिव और सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर रहेगा। ऑब्टेनेबल एंड congruent amongst the organization unit, मतलब correlated, each objective should be associated with the timeline। आप ये भी ध्यान रखना
कि इट शुड बी टाइम ओरिएंटेड, करेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है जब होगा तब होगा, यू शुड फिक्स अ टाइम दैट विद इन दिस टाइम पीरियड आप उसको फिनिश कर पाओ. देन ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमनली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन द एसेट, ग्रोथ इन द सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने सेल्स को डबल करेंगे, राइट, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, then the degree and the nature of the diversification, degree and nature of the vertical integration, अर्निंग्स पर शेयर को बढ़ाना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगर आपको 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन आए तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पैराग्राफ वेयर यू कैन पिक अप लॉट ऑफ पॉइंट्स. सो क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफर मेनी बेनिफिट्स. क्यों? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, अलाउ सिनर्जी, aid in evaluation, establish priorities, right, reduces uncertainty, minimize the conflicts, stimulation and aids in both. आप देखो, अगर आपको याद हो मैंने आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको तरीका बताया था. रिमेंबर मैंने बोला था आप अपने दिन का टारगेट कर लो कि मुझे दिन में 4 घंटा पढ़ना है और 4 आवर्स अगर मुझे पढ़ना है तो 4 आवर्स में मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने. सो सेट योर टारगेट कि ये चैप्टर इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए. आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अगर सेट कर लोगे तो आप देखो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. आपका प्रायोरिटीज एस्टैब्लिश हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज. अब ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव से इसको आप आराम से एक बार रीड कर लेना. नाउ व्हेन यू सी द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल, अब देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल को अगर आप पढ़ने की कोशिश करो, क्या हमने ये लास्ट क्लास में कवर किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल? अगर मैं आपको लिंक करवाऊं तो इट वाज समथिंग लाइक दिस. ये देखो, याद आ रहा है आपको? आप ये देखो स्लाइड नंबर 96 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप चेक करो. ऐसा ही था. डेवलप मिशन विजन, मैंने आपको अभी बताया BMEC के पहले ही होता है. तो आप पहले अपने स्ट्रेटेजिक इंटेंट को रेडी करते हो, मिशन विजन वैल्यू स्टेटमेंट, फिर आप एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस करते हो, उसके बाद में आप स्ट्रैटेजीज को जनरेट करते हो, जनरेट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हो, देन यू इवैल्यूएट एंड कंट्रोल, और यहाँ से फिर आपको फीडबैक मिलता है. आप देखो इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन. बस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इससे पहले आप क्या करोगे, मिशन विजन एंड वैल्यू स्टेटमेंट. क्या लिंक कर पा रहे हो ये दोनों? क्या ये दोनों लिंक कर पा रहे हो आप? राइट. सो ये वाला प्रोविजन अपना है ये. और इसके अलावा आप ये देखो स्टेजेस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो इसमें भी देखो वही आता है जो हमने यहाँ पर पढ़ा, यही आपका स्टेजेस यहाँ पे रिपीट हो जाएगा. राइट. ये देखो स्टेज 1 डेवलप अ स्ट्रेटेजिक मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स, फिर आप देखो स्टेज 2 एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, स्टेज 3 फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटजी, स्टेज 4 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजी, एंड स्टेज 5 इज योर स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. एंड दिस विद दिस योर चैप्टर इज गोइंग टू गेट ओवर. सो ये वाला जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. ये जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है इसको नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे. इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्लास का टारगेट क्या रहेगा? इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू पैक अप चैप्टर 3. इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में आप अभी से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर. वी विल पिक अप द RTP ऑफ अगेन May 20 एंड November 2019, जिसमें हम चैप्टर 3 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे. इसके अलावा वी आर गोइंग टू पिक अप द पास्ट पेपर. फिर अगर टाइम बचा अपने पास, ऑब्वियसली बचेगा, आई एम वेरी श्योर, इसके बाद में हम फिर पिकअप करेंगे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक के RTP के सारे क्वेश्चंस फॉर May 2018 अटेम्प्ट एज वेल. राइट. तो आई थिंक इतने में अपना कंप्लीट हो जाएगा. और फिर अगर टाइम बचा तो May 18 से हम और पहले पहुंच जाएंगे November 18, सॉरी नॉट नवंबर, May 18, November 18. हम यहाँ पे November 18 को पिक करेंगे. और फिर अगर टाइम बचा तो हम यहाँ पर May 2018 तक भी पहुँच जाएंगे. और एक बार May 2018 तक हम यहाँ पे पहुँच गए तो आप देखो हमने सारे RTPs को सॉल्व कर लिया, सारे पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर लिया. असाइनमेंट शीट्स में मैंने आपको पुराने जो प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस थे वो भी आपको दे दिए. सो ओवरऑल वी हैव डन substantial part. Then we will be left with only chapter number 7 and chapter number 8. So that is not going to be a very difficult task. और फिर इनके लिए ये चीज़ तो मैं आपको पहले इसलिए ये RTP के बता रहा हूँ so that accordingly you can just prepare and go through. और आपके अगर कोई specific इन दोनों RTPs में कोई specific doubt हो तो you can always ask about it. Okay. So next class में this is going to be the hierarchy. First this, then this, एंड लास्ट में फिर अपन RTPs को फिनिश कर देंगे. सो प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेरा टारगेट रहता है कि ये सब अपन वहाँ पे खत्म कर दें. ओके. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. टेक केयर. थैंक यू. यू आर वेलकम. टेक केयर. बाय बाय.